जी टीवी की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद। आइंदा माली साल का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल बजट तजावीज़ पेश करेंगे। बजट में 9,500 अरब के बजट की तजावीज़ पेश की जाएंगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। ज़करिया उस्मान साहब जो कि साबिक सदर FPCCI हैं, इसके अलावा माहिर माशियात मंजूर मलिक साहब हैं और असद अली साहब हैं जो कि साबिक मुशीर खजाना सिंध हैं। तो सबसे पहले ज़करिया उस्मान साहब आपकी तरफ आऊंगी और आपसे ये जानना चाहूंगी कि बजट पेश किया जा रहा है आज, आप क्या समझते हैं कि ये बजट कितना अवाम दोस्त होगा और आम आवाम को इससे कितना रिलीफ मिलेगा, क्या तवक्को की जा रही है? बात आती है कि ये अवाम दोस्त तो खैर नहीं होगा, क्योंकि जिस जगह पर अब हमारी मैशियत पहुंच चुकी है उसको दोबारा डायरेक्शन देने की जरूरत है। और डायरेक्शन देने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि जो आवाम पे बड़ी मुश्किल में ला सकती है। लेकिन अब इशू ये है कि इसके बगैर मुझे कोई चारा नजर नहीं आ रहा जहां हम पहुंच चुके हैं। आज रेट ऑफ इंटरेस्ट तकरीबन 16% हो गया है काइबर के साथ, और आज जो है वो 200 रुपए का डॉलर हो गया है। तो अब इन चीजों को नीचे लाना बहुत जरूरी है। जब तक ये चीजें नीचे नहीं आएंगी इन्फ्लेशन कम नहीं हो सकता। अब ये इसको राइट डायरेक्शन में डालने की जरूरत है, और मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही है, ये देखे ना, इतना हमने बना दिया था जनरेशन करके पावर की कैपेसिटी, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। और आज लोड शेडिंग भी बढ़ गई है, इलेक्ट्रिक के बिल भी बढ़ गए हैं। ये बात ठीक है कि वो कहते हैं कि हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मैं ये समझता हूँ कि इनपुट भी आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के जरिए ही मिल सकता है। आप इनपुट को नहीं रोक सकते इंपोर्ट होने के लिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारा इनपुट मौजूद नहीं है। आपकी कॉटन की कैपेसिटी जो है इस वक्त जो आप ग्रो कर रहे हैं वो भी तकरीबन आधी है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। आप प्लानिंग पे ज्यादा जोर दें, क्योंकि प्लानिंग में आप ऐसा ना करें कि कभी शुगर बढ़ा दें, कभी कॉटन बढ़ा दें, कभी कोई और चीज बढ़ा दें। गवर्नमेंट शुड नो कि भाई उसकी कितनी रिक्वायरमेंट मुल्क की है, वीट की क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी क्या क्या चीजें जरूरी है। तो ये जो प्लानिंग की जरूरत है, मैं ये समझता हूँ कि डायरेक्शन देने की जरूरत है। ये ठीक है कि इस गवर्नमेंट के लिए ये बड़ा डिफिकल्ट टाइम है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी की जब गवर्नमेंट होती है तो वो अपने आगे इलेक्शन की भी सोचते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आगे की नहीं सोचनी है, मुल्क की सोचनी है अब, क्योंकि ये मुल्क रहेगा तो हम रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये जो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, और ये कुर्बानी अभी कौम ने देनी ही देनी है। और अल्टीमेटली मुश्किलात की कुर्बानी कौम ने ही देनी होती है। तो ऐसे मुश्किलात आते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये इसी डायरेक्शन पे गए और उसके बाद जो है डॉलर जो है, मेरे हिसाब से ये जो पेमेंट्स आपकी IMF की जब आएगी तो बाकी पेमेंटें भी आ जाएंगी, तो 9-10 बिलियन पे अगर हम पहुंच जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि 180 रुपए का डॉलर हो जाएगा और 180 रुपए का डॉलर हो जाएगा, आप ये कहने के समझते हैं, और अहदाफ भी शायद पूरे हो सके। हमारे साथ ही मौजूद है असद अली शाह साहब जो कि साबिक मुशीर खजाना सिंध है। सर, जैसे कि अभी ज़करिया साहब ये जिक्र कर रहे थे कि अहदाफ शायद पूरे हो सके, आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सके, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि जब महंगाई की शरह इतनी बढ़ जाएगी और जितना भी जो वर्किंग कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो जब ग्रोथ नहीं होगी, कारोबार के लिए मौके नहीं मिलेंगे, तो फिर किस तरीके से हम अपने अहदाफ को हासिल कर पाएंगे? हुकूमत कौन से ऐसे तरीकेकार अपनाएगी जिनसे टैक्स के अहदाफ पूरे हो सके, शरह नमू पे काबू पाया जा सके? असद साहब, क्या आप हमें सुन सकते हैं? असद अली साहब के पास शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे बात करेंगे। लेकिन मंजूर मलिक साहब भी जो कि माहिर माशियात हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब से हमारा राब्ता एक बार फिर से बहाल हो गया है। असद साहब, क्या आप मेरा सवाल सुन चुके हैं या मैं दोबारा से रिपीट कर दूं? आवाज आपकी आ रही है? क्या आपको आ रही है मेरी आवाज? जी बिल्कुल आ रही है। तो मैं ये कह रहा था, देखें ये जो बजट आ रहा है और जो उसके आदाद शुमार भी आ गए हैं, तो मुझे कोई ज्यादा मुख्तलिफ
नहीं लग रहा जो पिछले सालों में जैसे बजट्स आते हैं और इसमें कोई रिलीफ वगैरह नहीं होता। पहली बात तो ये बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि हर बजट में महंगाई बढ़ती है और मुश्किलात जो है अवाम के लिए बदकिस्मती से जो हमारी सूरत हाल है हमारे मुल्क की, उसमें कुछ खराबी मुझे होती हुई नजर आती है। उसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि हम एक IMF प्रोग्राम में हैं जो भी सस्पेंडेड है इस वक्त, और हमारी सूरत हाल ये है कि हम अपना कर्ज वापस नहीं कर पा रहे हैं और हम जितना इंपोर्ट करते हैं उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है, एक्सपोर्ट हमारी कम है। तो इस वक्त सबसे अहम चीज जो है हुकूमत के लिए वो तो ये है कि हम IMF प्रोग्राम जो है वो रिवाइव हो जाए किसी तरीके से, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो ये जो महंगाई है इस वक्त अगर 15% है, या वो हो सकता है कि वो 17-18% हो जाए। अब जो ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं, तो अगर श्रीलंका वाला हाल हो जाता है हमारा, जहां पर तो पेट्रोल मिल ही नहीं रहा ना, तो हमें ये समझने की जरूरत है कुछ हकीकत पसंदी से काम लेके कि हमारी जो मुल्क की सूरत हाल है वो बहुत ही गंभीर है, बहुत ही खराब है। ये एक हकीकत है और इसको बदलने के लिए हमें अपनी सोच को, अपनी तरीक़ेकार को काफी बदलना पड़ेगा। ये जो बिजनेस एज यूजुअल जिस तरीके से, इसमें मुझे कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा कि जो पिछली गवर्नमेंट कर रही थी। देखिए, पिछली हुकूमत जो है जब आई थी 2018 में, तो उस वक्त भी जो हमारी ग्रोथ थी PMLN की वो कोई 6% थी। ग्रोथ तो हमारी अच्छी हो गई थी, लेकिन वो ग्रोथ थी इंपोर्ट्स और कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ थी, और वही सूरत हाल थी कि $20 अरब का हमारा तिजारती और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का खसारा था, और हमें पेमेंट्स करने के लिए पैसे नहीं थे और हमें IMF के पास जाना पड़ा। अब भी वही सूरत हाल है कि 6% हमारा ग्रोथ तो हो गया है, लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, खसारा बढ़ गया। मंजूर मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मंजूर साहब, मूडीज ने हमें डाउनग्रेड कर दिया है, रिजर्व भी गिर गए हैं, खसारा भी बढ़ गया है। आप क्या समझते हैं कि ऐसे वक्त में एक ऐसे छतरी तले हमें होना चाहिए जिससे हमारी इंटरनेशनल क्रेडिट वर्थनेस जो है वो वापस आ जाए? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दोबारा आपके सवाल पूछने का। असल मसला हमारा गवर्नेंस है। देखिए, होता ये है कि जब आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं है तो आपकी वेस्टेजेस बहुत ज्यादा है, आपके यहाँ माल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, चोरी के रास्ते बहुत ज्यादा हैं, पोटेंशियल है। मैं ये नहीं कह रहा किसने की किसने नहीं की। अगर हम इन चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे तो आप पिछले सालों में आपने $100 बिलियन के कर्जे भी लिए, इमदादें भी ली दुनिया भर से, और आप फिर भी अपने पांव पे खड़े नहीं हुए। तो आप क्या समझते हैं कि इन रिसोर्स में जाके हम जो मर्जी टैक्स लगा लें, आवाम को और निचोड़ लें, उनकी कैपेसिटी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को खत्म कर दें, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बर्बाद कर दें, तो ये मुल्क चल जाएगा? हमें सीरियसली अपनी डायरेक्शन को ठीक करना है, और वो डायरेक्शन ये है कि हमने पहले कभी भी इस तरह का वॉर नहीं किया कि हमारे यहाँ जो लोकल कंज्यूमर है, जो लोकल प्रोडक्शन है, उनको भी रिलीफ दिया जाए। आप एडवांस टैक्स लोगों से वसूल करते जाते हैं और उसको अपनी ग्रोथ दिखाते हैं। वो सारा झूठ का जो पलंदा है उसको आग लगाएं, और आग, मैं सिंबॉलिकली बात कर रहा हूँ, तो आप कम से कम अपनी डायरेक्शन को तो ठीक करें। ये ट्रिपल डाउन इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट जो मिस्टर साहब भी फरमा रहे हैं कि हमें अपनी ग्रोथ को स्लो करना पड़ेगा, ये इसलिए होती थी कि हम समझते हैं कि चंद खानदानों का या चंद लोगों का हक है कि वो अच्छे तरीके से सर्वाइव करें, और उनका जो बचा कुछ है वो नीचे आएगा। ये 80s में नहीं, ये 60s में खत्म हो गई थी। आज ये है कि आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, हर आदमी अपना कारोबार कर सके, हर आदमी अपने लिए अपने रास्ता तलाश कर सके, हर आदमी अपना ब्रेन को इस्तेमाल करे, कोई चीज इनोवेशन करे, वो अपने मटेरियल अच्छे लेके आए, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करे। ये कहाँ भी हमने सोच बना ली है कि हमने हर चीज को कंट्रोल करना है, एजुकेशन को भी कंट्रोल करना है, बिजनेस को कंट्रोल करना है, कौन सा बिजनेस होना है, सोचों को कंट्रोल करना है। आज हमें चाहिए कि हम ज़िम्मेदारी से इस मुल्क के हर शहरी का आखिर तक हक जो है उसको माने और उसको रास्ता दें, और उस रास्ते के नतीजे में उसको तरक्की करने की पूरी जो सहूलत होती है जो हुकूमत वो पहुँचाए, और अपनी गवर्नेंस को ऑडिट करे। आपकी गवर्नेंस में लीकेजेस हैं और रहेंगी। अगर आपने इस मुल्क को चलाना है और आपने सरबराह रहना है, हमें कोई इतराज नहीं आपके सरबराह रहने में,
लेकिन सुधार अगर आप नहीं करेंगे तो आप कल भी बाहर थे और आज आने वाले दिनों में भी बाहर होंगे। अच्छा, ज़िक्रिया उस्मान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िक्रिया साहब, जानना ये चाहूँगी कि अगर जो टारगेट्स हुकूमत की जानिब से इस बजट में जो मुतवक्के तौर पे हम ये देख रहे हैं कि जो अचीव करने के लिए रखे जाएंगे, आपको क्या लगता है इस महंगाई के दौर में जिसमें बिजली भी महंगी हो चुकी है, गैस भी महंगी हो चुकी है, पेट्रोल भी महंगा हो चुका है, और उसके ऊपर ये है कि 14.25% जो है वो शरह सूद है और शरह नमू का जो हदफ है वो 5% है, आपको लगता है कि टारगेट अचीवेबल है? क्योंकि जाहिर है कि जब इतना ज़्यादा शरह सूद होगा तो सेल्स पे भी फर्क पड़ेगा, सेल्स पे फर्क पड़ेगा तो कारोबार नहीं हो सकेगा, टैक्स वसूलियां कैसे होंगी फिर? देखें, ये जो बातें हैं ना, आई एम सॉरी कि ये जो बातें हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा, ये जो बातें हैं कि ईज ऑफ डूइंग गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, ये बात ठीक है कि गुड गवर्नेंस नहीं रही है मेरे मुल्क में, लेकिन अभी ये आपके पास कोई चारा नहीं है कि आप पॉलिटिकली स्टेबिलिटी पैदा करें, आप सारी चीजें क्लियर कर दें, कब इलेक्शन होगा, कितना टाइम इन्हें मिलेगा, ये आने वाले दौर को न सोचें बल्कि ये सोचें पाकिस्तान के लिए सोचें। और बाकी जो ये रेटिंग है, ये रेटिंग को प्लस माइनस होता है, इससे कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, ये होती रहती है और साइकोलॉजिकली इफेक्ट भी आता है इसका स्टॉक पे और मुख्तलिफ चीजों पे। लेकिन अभी इन हालात में पॉलिटिकली स्टेबिलिटी के लिए अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो माशी स्टेबिलिटी भी डिफिकल्ट हो जाती है। तो पहले तो ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है इंडस्ट्रियलिस्ट का और ताजिरों का कि भाई इंशाल्लाह सब ठीक है और हम राइट डायरेक्शन में इसको 6 महीने साल में ले जाएंगे। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं क्रिएट होगा तो ये लोकल आदमी खुश नहीं होगा तो बाहर से इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? तो पहले तो लोकल वाले को खुश करना है, सब्सिडीज आपने कम करनी है बल्कि खत्म करनी है, कोई बात नहीं, आप कर दें 1-2 साल के लिए, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ के लोगों को रोटी भी पहुंचानी है। और ये कोविड इतना बड़ा गुजर गया जिसमें दुनिया के ममालिक रोड पे आ गए बाहर, आप ये देखें, और इसके बाद आप देखें कि ये जब तक रशिया का और यूक्रेन का मामला है ऑयल लेवल पे नहीं आ सकता। अब जब ऑयल ही बढ़ जाएगा, जब मेन और जब एक जमाने में ऑयल फ्री हुआ था तो आपके पास पर्सन नहीं थे, डैम नहीं थे, रखने की जगह नहीं थी। अब आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि आप राइट डायरेक्शन में जाएं, प्रोडक्शन स्लो ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है मिनिस्टर से, प्रोडक्शन को जाने दें, क्योंकि हमें जो खिला मिला था कोविड की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट का, वो ग्राहक एक्सपोर्ट मार्केट में एक दफा आता है और अगर चला जाए तो फिर नहीं आता। इसलिए कोशिश करें, हमारे कंपटीटर बहुत ज्यादा है, अब हमारे कंपटीशन में वियतनाम भी है, पारिस के कंट्रीज भी है, इंडिया भी है, बाकी ममालिक भी आ जाते हैं। इसलिए अब हमें बड़ा समझ के अपने क्लाइंट को खोना भी नहीं है, हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है और एक्सपोर्ट की जो रिक्वायर्ड इनपुट है उसको हमने इंपोर्ट अलाउ करनी है, उसमें रिलैक्सेशन देनी है और आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। बिल्कुल सही आपने कहा कि हमें राइट डायरेक्शन में जाना है और बहुत कंपटीशन है और डायरेक्शन देखते हुए हमें चाहिए कि हम प्रोडक्शन को ना रोकें। तो हमारा खुसूसी पैनल जो है वो हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, जीटीवी की बजट के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जीटीवी की बजट ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। आइंदा माली साल का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। आपको बताएं कि बजट में 9,500 अरब रुपए की बजट तजावीज़ पेश की जाएंगी। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ ही मौजूद हैं और अभी हमें ज्वाइन किया है सानी महमूद खान साहब ने, जो कि माशी तजियाकार भी हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन तमाम तर मामलात पे। तो सबसे पहले सानी खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया और आपसे ही सवाल करना चाहूँगी, जिस तरह से कि आज 9,500 अरब रुपए का बजट पेश किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? इनमें से पहले चारों सूबों को जाएगा, उसके बाद विफाक को जाएगा, उसके बाद मिलिट्री का बजट होगा, दीगर चीज़ों में मुख्तस की जाएंगी, जो आम आवाम है उसको किस हद तक रिलीफ मिलेगा? ज़रा नंबर्स का ये हेर फेर समझा दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर बैनुल-अक़वामी इंस्टीट्यूशंस भी एक्सेप्ट करते हैं कि फ़िस्कल डिसिप्लिन जो है वो लाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज जो डिविजिबल पूल है
उसके अंदर आवाम की फलाह और बहबूद के लिए बहुत ही कम बचता है। यानी अगर आप इस साल भी जिस चीज़ से लिंक करते हैं जॉब क्रिएशन को, तरक्की को, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को, आप देखें उसको भी कट किया गया है और कहा गया है कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के लिए जो है गवर्नमेंट रिलाई कर रही होगी ऑन द प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप्स। तो एक सिचुएशन तो ये है कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर्स को कट करेंगे, ग्रोथ को कट करेंगे, या 5.97 से जो ग्रोथ है उसको कम करके 3.5 के आसपास ले जाएंगे। और ऐसा करने के लिए हुकूमत जो है वो शरह सूद की सतह को यकीनन ऊपर रखेगी। और जब गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए कम से कम स्पेस होगा कि वो नए प्रोजेक्ट्स के अंदर आ सकें, सरमाकारी कर सकें। सो गवर्नमेंट इनफैक्ट गवर्नमेंट क्या स्ट्रक्चरल पाकिस्तान के इश्यूज़ कुछ इस तरह के हैं कि सरमाए के लिए रास्ता नहीं बचता कि वो बिजनेसेस में जाए, बल्कि उसके लिए एक ही रास्ता बचता है, वो ये है कि गवर्नमेंट को लैंड करे और सेफ 15% 15.5% की शरह सूद से जो है वो नफ़ा कमाएं। बिकॉज कारोबार में जाते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के, टैक्सेस के, मिसमैनेजमेंट के। सो गवर्नमेंट इन अ वे कीप सेइंग कि डोंट डू ऑल दिस, डोंट टेक ऑल दीज प्रेशर्स, just lend us and be safe. This is I think the basic problem जो कि लॉन्ग टर्म में एड्रेस किया जाना। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी की ब्यूटी ये है कि महज 10-12 बिलियन डॉलर से जो है पाकिस्तान की मईशत का पहिया कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है, बट ये वाली फैसिलिटी फीचर लॉन्ग टर्म में अवेलेबल नहीं रहने जा रहा, बिकॉज अब जो कर्ज़ों का हुजूम है वो इस तेज़ी से बढ़ रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान के लिए सस्टेन करना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, असद अली शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। असद अली शाह साहब, आप क्या कहेंगे, जो करंट अकाउंट खसारा है और मुआशी तरक्की है, उनका आपस में कितना गहरा ताल्लुक है? जी, मैं जैसे पहले भी अर्ज कर रहा था कि ये पाकिस्तान की जो हमारी सूरत हाल है, करंट अकाउंट खसारा इतना ज़्यादा है हमारा, और उसके साथ कर्जों का बोझ जो है, जो कि एक्सटर्नल जो डेट है खास तरह से और लाइबिलिटीज 130 बिलियन डॉलर है। तो इस वक्त तो हमारी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल वर्ज पे है। जो है ना, अगर हमें IMF का जो सपोर्ट नहीं आती और रिवाइव नहीं होता तो हम डिफॉल्ट कर जाते हैं। ये बिल्कुल सीधी बात होनी चाहिए। तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, और वो फिर श्रीलंका में जो सूरत हाल हुई है हमारे सामने है, या इस तरह की बहुत सारे मुल्कों में, कुछ मुल्कों में इस तरह से हुआ है। तो पहली जो प्रायोरिटी है होनी चाहिए हुकूमत की, पिछली हुकूमत की भी होनी चाहिए, उन्होंने भी बहुत देर की, और इस हुकूमत ने अब जाके ये सब्सिडीज जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने दुनिया में बहुत तेल की कीमत जो बढ़ गई थी, तो हमें बजाय इसके कि हम खसारा कम करने के लिए तेल की कंजम्पशन कम करें, हमने उसको सब्सिडाइज किया हुआ था। तो अब ये 60 रुपए उन्होंने प्राइस बढ़ाई है, लेकिन अभी भी 30-40 रुपए उस पे हम सब्सिडी दे रहे हैं, जो कि जाहिर है आलमी अदारों को और IMF उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आपके पास अपने रेवेन्यू नहीं है और आपके पास खर्चे के पैसे नहीं है, और आप जो है पेट्रोल को, ऐसी चीज को सब्सिडाइज कर रहे हैं जिसको आपको कंजम्पशन कम करनी चाहिए। तो देखें, बात यह है कि जहां तक इन्फ्लेशन का ताल्लुक है, वो इन्फ्लेशन भी इसी वजह से हमारा है, महंगाई के, हुकूमत का खर्चा बहुत ज्यादा है, और हुकूमत की जो आमदनी है, हमारा टैक्स रेवेन्यू है, वो कम है। उसकी वजह से तकरीबन इस वक्त भी 4000 बिलियन का तकरीबन लगता है कि इस साल भी हमारा खसारा होगा, और ये 30 साल से चल रहा है। तो इस वजह से जो है, ये जब खसारा करते हैं, हुकूमत जो है अपना खर्चा कम नहीं करती, तो फिर या तो टैक्स लगाती है, या वो खसारा जो है वो करके फिर वो बैंक से बोरोइंग करती है, तो फिर वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, उससे भी और खसारा। तो ये सारा का सारा जो है ना, आम गरीब आदमी को महंगाई की शक्ल में मिलता है। तो सबसे बड़ा जो मसला है पाकिस्तान का, जो स्ट्रक्चरल मसला है, वो ये है
कि हमारी हुकूमत का, पब्लिक सेक्टर का खर्चा बहुत ज्यादा है। तो उस वजह से जो है ना ये सारी महंगाई, और उसके लिए स्ट्रक्चरल जो चेंजेस करनी चाहिए। बात यह है कि हमारी हुकूमत जो है वो इतनी बड़ी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जो आजकल मिसाल दी जाती है कि जी बांग्लादेश जो हमसे 50 साल पहले आजाद मतलब सेपरेट हुआ और उनकी मईशत हमसे काफी खराब होती थी, अब वो जो है उनकी पर कैपिटा इनकम भी $2200 से ज्यादा हो गई है, हम $1500-1600 पे हैं, और वहां पर उनकी एक्सपोर्ट भी $40 बिलियन की है, हमारी $32 बिलियन की है। तो और वो IMF प्रोग्राम में नहीं है, उनके यहाँ इतनी महंगाई नहीं है। तो वजह क्या है, फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क यह है कि उनका जो हुकूमती अखराजात हैं वो उनकी मईशत यानी GDP का 14% है, और पाकिस्तान का जो हमारा जो हुकूमती खर्चा है, पब्लिक सेक्टर का खर्चा है, सारे खर्चे मिला के वो 22% है, जबकि हमारी आमदनी भी 10% है, उनकी भी तकरीबन 10। शायद हमारी आमदनी, हम बहुत ज्यादा टैक्स टू GDP रेशो की बात करते हैं, जो हुकूमत का जो टैक्स जो कलेक्ट करते हैं वो थोड़ा सा बांग्लादेश से बेहतर ही है, लेकिन सारा जो खसारा है हमारा वो हुकूमत के खर्चे की वजह से है। और उस वजह से हमारा कोई हर साल पिछले 30 साल से 7-8% जो है ना वो खसारा होता है, जिसका इन्फ्लेशन होता है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी बहुत ज्यादा है, तो हमारी बिजनेस भी प्रमोट नहीं हो सकती। उसी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स भी नहीं है, और हम सारा फिर इंपोर्ट्स बोरोइंग करते हैं और कर्जा लेते हैं। फिर कर्जे की वजह से हमारा जो है सूद की कॉस्ट जो है इस वक्त सबसे ज्यादा जो है वो सूद की कॉस्ट है हमारी। तो वो जो है तो हम सूद पे जिंदा रहते हैं, और फिर वो जाहिर है सूद का खर्चा बहुत ज्यादा है। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो बिगड़ा हुआ है। वो इसलिए है कि हमारी हुकूमत बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट है, इनकॉम्पिटेंट है, और बहुत ज्यादा खर्चा करती है, और उसको कम करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, कोई सोच भी नहीं रहा असल जो मसला जो हल करना है, वो क्योंकि वो समझते हैं कि ये तो हम कर नहीं सकते, और उसमें सबसे बड़ा जो खर्चा है बिल्कुल इस वक्त शरह सूद बहुत ज्यादा है, और हुकूमत की जानिब से असद अली शाह साहब का कहना यह है कि इनकॉम्पिटेंट है, और अभी जब बजट पेश होगा तो मजीद पता चलेगा कि कितना ज्यादा इनकॉम्पिटेंसी दिखाई जा रही है या कितना ज्यादा उनकी तरफ से एफिशिएंसी दिखाई जा रही है। तो हमारा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। GTV की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है। इस वक्त यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।